हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस कोकोपीट के बारे में आपसे बात करूंगी। आजकल गार्डनिंग में कोकोपीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोकोपीट के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान ना रखें तो ये कई बार नुकसान भी पहुंचा देती है। तो इसको एज इट इज़ जो हम मंगाते हैं इसको ऐसे ही यूज़ नहीं करना चाहिए। इसको यूज़ करने से पहले इसको काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ करनी पड़ती हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे नुकसान होते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं सारी तरीके बताऊंगी कि अगर आप ऐसा कोकोपीट मंगाते हैं तो उसको यूज़ करने से पहले इसको कैसे धोना है और किस तरीके से कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो में दूंगी। नारियल के जो रेशे होते हैं उनका जो बुरादा निकल के आता है उसी को कोकोपीट कहते हैं। इस बुरादे को तैयार करने के लिए पहले जो नारियल के छिलके होते हैं इनको पहले किसी हार्ड चीज़ से इनके बुरादे को अलग किया जाता है, एक एक धागे को अलग किया जाता है और फिर फैक्ट्री में भेजकर इनको प्रोसेस किया जाता है। और जब इनको प्रोसेस किया जाता है तो इसमें कुछ मात्रा में सॉल्ट और रेत भी मिलाया जाता है जिससे कि ये थोड़ा भुरभुरा बन सके, एकदम इसके रेशे चिपके नहीं। तो इस तरीके से ये ब्रिक की फॉर्म में तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारा जो कोकोपीट होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसकी यही दो क्वालिटी होती है, ये बहुत सॉफ्ट होता है और इसमें मॉइस्चर बहुत देर तक मेंटेन रहता है। इसी की वजह से हम इसे गार्डनिंग में यूज़ करते हैं। तो आजकल जो हमारे पास मिलती है वो इस तरीके की ब्रिक मिलती है जो हम ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और किसी नर्सरी पर भी आसानी से मिल जाता है। तो आज मैं इसी ब्रिक को आपको तैयार करके दिखाऊंगी कि इसे मैं कोकोपीट यूज़ करने के लिए कैसे तैयार करती हूँ। इसको हम कभी भी डायरेक्टली ऐसे तोड़कर यूज़ नहीं कर सकते। इसको पहले पानी में भिगोकर तैयार करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी मात्रा में सॉल्ट होता है जो कि हमारे प्लांट्स की जड़ों में जहाँ पर भी हम इसे यूज करेंगे तो उससे उसको नुकसान हो सकता है। सबसे पहले मैं इसकी पॉलीथीन जिसमें ये आया था इसको काट लूँगी और इसको इससे बाहर निकाल कर मैं पूरी की पूरी ब्रिक एक दिन में ही साफ़ नहीं करूँगी। ये लगभग 5 किलो की ब्रिक है तो मैं एक साथ इसको साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि ये फूल कर बहुत ज़्यादा हो जाएगी और स्टोर करने में मुश्किल होगी। तो मुझे जितने कोकोपीट की ज़रूरत है सिर्फ मैं उतना ही कोकोपीट इसमें से निकाल लूँगी और उसको फिर मैं साफ़ करूँगी। तो मैंने एक खुरपी ले ली है और खुरपी की मदद से मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके अलग से निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत हार्ड होती है और मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े निकाल लिए हैं और इसके कॉटन के कपड़े के ऊपर मैंने इसे रख लिया है क्योंकि जब मैं इसे धोऊंगी तो कोकोपीट हमारा बाहर निकल के वेस्ट ना हो जाए। तो इस तरीके से मैंने टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं इसे टब में मैंने इसे रख लिया है और अब इसमें पानी डालती रहूँगी मग की सहायता से। जब तक ये पूरी तरीके से सारा पानी ना सोख ले तब तक इसमें पानी डालती रहूँगी। कोकोपीट बहुत अधिक मात्रा में पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो कोकोपीट की यही दो क्वालिटी होती है कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होल्ड कर सकता है और दूसरा ये बहुत सॉफ्ट मीडियम होता है और इसका वज़न भी बहुत हल्का होता है। तो इसी दो क्वालिटी की वजह से इसे हम गार्डनिंग में यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए मैंने कितना सारा पानी डाल दिया और ये अब लगभग पूरा पानी में डूब चुका है और इसके अंदर जितनी भी रेत या फिर सॉल्ट के पार्टिकल है वो नीचे टब वाले पानी में आ गए होंगे। अब मैं इसे छूकर देख रही हूँ, देखिए जितना पानी मैंने डाला था सब एब्जॉर्ब हो गया है और ये अब पूरी तरह से फूल चुका है। और अब मैं इस कपड़े को पकड़कर इसे अच्छी तरीके से निचोड़ दूंगी ताकि सारा का सारा पानी इसमें नीचे से निकल आए। ये देखिए फ्रेंड्स, जब मैं इसको निचोड़ रही हूँ तो इसका जो पानी निकल के आया है ये बहुत ज़्यादा इसमें नमक की मात्रा है और इसमें बहुत सारा जो रेत भी है। इस पानी को निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ब्रिक की फॉर्म में कोकोपीट लेते हैं तो इस काम को आप ज़रूर कर लें। अगर आप डायरेक्टली अपने कोकोपीट को इस्तेमाल कर लेंगे तो ये आपको नुकसान भी कर सकता है। फ्रेंड्स, अब ये प्रोसेस मैं दूसरी बार कर रही हूँ और ये जो कोकोपीट होता है जो मैं तैयार कर रही हूँ ये सॉइल के कंपैरिजन में बहुत हल्का होता है इसका वेट। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं या फिर बालकोनी में गार्डनिंग करते हैं तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। हल्का फुल्का मीडियम बनाने के लिए कोकोपीट का इस्तेमाल ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ग्राउंड में कर रहे हैं या अपनी क्यारी में कर रहे हैं तो कोकोपीट इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता, बस ये सॉइल मिक्सचर को पोरस बनाने के लिए और मॉइस्चर को ज़्यादा लंबा देर तक मेंटेन करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एनपीके की कोई भी मात्रा नहीं होती है, सिर्फ ये सॉइल मीडियम को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम। और अब ये देखिए पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। मैं इसे लास्ट बार अच्छी तरह से कपड़े से निचोड़ रही हूँ और अब जो ये इसका पानी नीचे निकलेगा
ये बिल्कुल हल्के रंग का हो जाएगा, इस तरह का पानी निकल के आएगा तो समझ लिए आपका कोकोपीट बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और अब मैं इस कोकोपीट को सुखा लूँगी हवा में। ये पहले मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर डाल दिया है क्योंकि न्यूज़पेपर सारा पानी एक्स्ट्रा सोख लेगा, और मैं इसे 1-2 दिन की धूप में भी रखूँगी ताकि इसका जो सारा पानी धूप में अच्छी तरह सूख जाए। फ्रेंड्स, ये कोकोपीट बहुत ही हल्का होता है और इसकी यही 2 क्वालिटी होती है जिसकी वजह से हम इस कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई अपनी हैंगिंग बास्केट तैयार करना चाहते हैं तो उसमें आधी मिट्टी और आधी कोकोपीट मिलाकर अगर आप तैयार करेंगे तो आपकी हैंगिंग बास्केट बहुत हल्की फुल्की रहेगी, क्योंकि अगर सारी मिट्टी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो भारी हो जाती है और उसकी चेन टूटने का भी डर रहता है। इसी तरह अगर बालकोनी में भी आप बहुत सारे गमले रखते हैं तो आप अपनी मिट्टी में कोकोपीट का इस्तेमाल कर लें, लेकिन बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें वाटरिंग बहुत ध्यान से करनी पड़ती है जब कोकोपीट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो कोकोपीट है आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं धूप लगाने के बाद, और जब चाहे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको तैयार करके ज़रूर रख लें। इसका गार्डनिंग में इसका कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, और जो पहला तरीका है वो परफेक्ट सॉइल मिक्स बनाने में किया जाता है। अगर आप अपना सॉइल मिक्सचर बनाने में कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका रेशो रखिए, 4 भाग मिट्टी होनी चाहिए और 1 भाग उसमें कोकोपीट मिलाइए, तो ये परफेक्ट सॉइल मिक्सचर बन के तैयार होता है। इसको आप मिक्सचर को बनाकर रख भी सकते हैं और इसमें हर तरीके का प्लांट आप लगा सकते हैं, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर प्लांट है, किसी भी तरह का प्लांट आप इस मिक्सचर में लगा सकते हैं। और इसका जो सबसे मेन यूज़ होता है वो सीड जर्मिनेशन में होता है। किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो परफेक्ट मॉइस्चर उसको मिलना चाहिए और उसका ग्रोइंग मीडियम बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और ये दोनों ही क्वालिटी कोकोपीट में होती हैं क्योंकि इसमें मॉइस्चर भी बहुत देर तक मेंटेन रहता है और ये बहुत सॉफ्ट भी होता है। फ्रेंड्स, जब भी कोई सीड जर्मिनेट होता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। अगर हमारा मिक्सचर थोड़ा हार्ड होगा तो वो जर्मिनेट होने के बाद भी हमारा सीड जो है बाहर नहीं निकल पाएगा जर्मिनेट होने के बाद। तो कोकोपीट जो है सीडलिंग लगाने के लिए बेस्ट सॉइल मिक्सचर होता है, तो इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा सीडलिंग में ही किया जाता है और इसमें ज़्यादातर जो हम बीज लगाते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो लेकिन इससे पहले इस कोकोपीट को प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, जो तरीका मैंने आपको अभी बताया था। तो जर्मिनेशन के लिए ये बहुत अच्छा रहता है कोकोपीट। अब बात कर लेते हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इतना सॉफ्ट होता है कि जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं जैसे कि रोज़ हो गया, गुड़हल हो गया, कड़ी पत्ता हो गया या तुलसी के प्लांट हो गए, ये परमानेंट प्लांट्स की जड़ों को अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाता, तो खाली कोकोपीट में इनको नहीं लगा सकते। इनमें जो है सॉइल का मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और कोकोपीट की कम होनी चाहिए, तो ये जड़ों को कम पकड़ पाता है। एक नुकसान ये है, और दूसरा ये है कि अगर एक बार कोकोपीट में हमने ओवर वाटरिंग कर दी तो उसको मिट्टी को सूखने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। तो कोकोपीट वाली मिट्टी में वाटरिंग करते समय हमें बहुत सोच समझ के पानी देना चाहिए क्योंकि ये जल्दी से सूखता नहीं है। अगर आप रोज़ पानी देने की आदत है आपको तो कभी भी कोकोपीट का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसको सूखने में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो ये 2 नुकसान हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि ये सीडलिंग लगाने में और जो है सॉइल मिक्सचर को सॉफ्ट बनाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो फ्रेंड्स, कोकोपीट के बारे में अगर ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी मैं आपसे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। जय भोलेनाथ की।